तो बच्चों मुख्य रूप से मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 6 तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये चल रहा था हमारा फर्स्ट वीडियो में। अब ये दूसरा वीडियो है बच्चों, ये दूसरा वीडियो है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम जनसंख्या, उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रमक, समायोजन और पारदर्शी संगठन और दूसरे प्रदेशों से संबंध, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये 6 तथ्यों हैं, इन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो अब देखते हैं आगे। जनसंख्या, उसकी क्षमता, जनसंख्या उसकी क्षमता। तो पहला जो है एक तथ्य है जनसंख्या और उसकी क्षमता। तो मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के वितरण, प्रवास। देखिए अब आपको प्रवाह वितरण, तो कहाँ वितरण में जनगणना, आबादी आबादी सब आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर जनगणना हो जाता है, कितनी जनसंख्या है, ये सब आ जाता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। प्रवास, प्रवास का आपको पता है, उत्प्रवास, अप्रवास। प्रवास 2 प्रकार का आता है, एक तो उत्प्रवास होता है, एक अप्रवास होता है। अधिवास यानी मकानों के बारे में, उनकी प्रजातियों, सामाजिक संरचना। अधिवास यानी मकानों के बारे में, प्रजातिगत सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। यानी कि जनसंख्या, उसकी क्षमता, मानव भूगोल में ये जो तथ्य हैं जनसंख्या, उसकी क्षमता से मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रवास, अधिवास, उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या करता है? विवेचन करता है। संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब मानव भूगोल में प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन ये एक तथ्य के रूप में इसका भी अध्ययन होता है। तो क्षेत्र की में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से भूमि है, जल, खनिज आदि का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भूमि, तो क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जिनका मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है, भूमि, जल, खनिज आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? इस तथ्य का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। प्राकृतिक साधन, भूमि, जल, खनिज आदि का। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे कि जनसंख्या है। अब देखिए ये मानव के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है देखिए सांस्कृतिक, अब देखिए सांस्कृतिक वातावरण। अब सांस्कृतिक वातावरण है तो इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे कि जनसंख्या है, मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या है, मानव बस्तियां हैं, कृषि है, विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, परिवहन का अध्ययन है। इन सब का अध्ययन इसके सांस्कृतिक वातावरण यानी कि मानव के द्वारा ये पर्यावरण के मध्य सांस्कृतिक वातावरण को विकसित किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जनसंख्या है, मानव बस्ती है, कृषि है, विनिर्माण उद्योग है, इन सब चीज़ों का। अब देखिए कालिक अनुक्रमक, कालिक अनुक्रमक। देखिए कालिक अनुक्रमक, तो यह चले ना भैया। तो ये समय के साथ मानव पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि काल के अनुरूप या कालिक अनुरूप यानी काल यानी समय के साथ मानव पर्यावरण के जो बीच जो बदलते हुए अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पिछले जब मानव आदि मानव था तो पर्यावरण के साथ क्या संबंध थे, आज मानव के साथ, आज जो आधुनिक मानव है उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, कैसे पर्यावरण का वह दोहन कर रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो समय के साथ मानव और पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों का, बदलते पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का यानी एक दूसरे के जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों समायोजन और पारदर्शिक संगठन। समायोजन और पारदर्शिक संगठन। तो मानव भूगोल के अध्ययन के 2 पक्ष हैं, समायोजन, पारदर्शिक संगठन। तो ये पक्ष होते हैं समायोजन यानी कि पर्यावरण के मध्य मानव के द्वारा जो समायोजन और पारदर्शिक
यानी प्रदेश के जो संगठन है, मानव भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष हैं, एक तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और एक भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो क्यों देखेंगे कि भाई वो मानव के द्वारा जो अभी आर्थिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उससे पृथ्वी तल पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, क्या क्या घटना घटित हो रही है, और भविष्य में अगर ये ऐसे मानव के द्वारा किया जाएगा तो भविष्य में क्या होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन समायोजन और पारदर्शी संगठन के तहत मानव भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष हैं। तो कौन कौन से पक्ष हैं साहब? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पृथ्वी तल पर मानव भूगोल द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं, मानव भूगोल के द्वारा पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं, यानी कि क्रियाओं और उनमें विभिन्नताओं के कारणों का, यानी कि पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं, उनमें विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ ही उपलब्ध संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उपयोग और संरक्षण करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो अगर हम देखें समायोजन और पारदर्शी संगठन में देखेंगे तो मानव भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष हैं बच्चों, एक तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और एक भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। तो हम देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में तो पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं और विभिन्न विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ ही उपलब्ध संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों, समाज में किन किन वर्गों के पास कितना संसाधन है, कितने मौजूद वर्गों का वितरण, उपयोग और संरक्षण करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो मानव के द्वारा आज जिन चीज़ों का उपभोग किया जा रहा है और इतना ही मात्रा में अगर मानव जितनी मात्रा में दोहन कर रहा है संसाधनों का, अब भविष्य में अगर ऐसे दोहन करता रहेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों का भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो देखेंगे भविष्य की परिप्रेक्ष्य में तो संसाधनों के अति दोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव ने अभी बहुत सारे ऐसे खनिज संसाधन हैं जो अभी लुप्त होने की कगार पे हैं। तो हम मानव भूगोल ये बताता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव के द्वारा ऐसा किया गया और इतना दोहन किया गया जिससे कि आज ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं। तो भविष्य की परिप्रेक्ष्य में संसाधनों के अति दोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। कौन सा असंतुलन उत्पन्न हो गया है? प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। किसके कारण? संसाधनों के अति दोहन के कारण उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण वातावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई हैं। अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन और मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है, तो ये हो गया बच्चों अपना। अब नेक्स्ट है बच्चों अन्य प्रदेशों से संबंधित है। अन्य प्रदेशों से संबंधित मानव भूगोल में अन्य प्रदेशों से संबंधित इन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मानव का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक, अन्य प्रदेशों से संबंधित मानव का, देखो इसके अंतर्गत मानव का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए मानव भूगोल का विकास, नेक्स्ट है मानव भूगोल का विकास। अब हम देखेंगे मानव भूगोल का विकास क्या है, कहाँ से भूगोल का विकास होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो मानव भूगोल का जो विकास है, देखिए बच्चों मानव भूगोल का जो विकास होता है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल विधिवत विषय के रूप में विकास अध्ययन 19वीं सदी में आरंभ हुआ, यानी कि मानव भूगोल विधिवत रूप से इसका प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ बच्चों। इसका प्रारंभ कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ। तो मानव भूगोल का जो विधिवत
विषय के रूप में यानी कि विधिवत विषय के रूप में विकास व अध्ययन 19वीं सदी में आरंभ हुआ, जब जर्मन भूगोलवेता रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी का प्रकाशन जब रेडजेल महोदय ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी का प्रकाशन दो खंडों में यानी 1881 और 1891 में किया। जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में भी मानव भूगोल की नवीन विचारधारा सामने आई। जर्मनी के बाद यानी कि रेडजेल महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के बाद यानी कि जर्मनी के थे। जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधारा का विकास हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों कि भाई रेडजेल महोदय ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी का प्रकाशन दो खंडों में किया, 1881 और 1891 में किया। जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधारा का विकास हुआ। मानव भूगोल के विकास अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल के विकास और अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। तो वह कौन कौन सी है? देखो, मानव भूगोल के विकास और अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन काल यानी कि प्रारंभ से, जब से आदिम मानव से यानी कि जब से मानव का विकास हुआ है, जब से यानी कि आदिम मानव का विकास हुआ है, तब से ही मानव का विकास हुआ है, तब से ही मानव का विकास हुआ, तब से ही उद्भव हुआ या मानव का विकास हुआ, तब से ही ये प्राचीन काल प्रारंभ से 7वीं सदी यानी मानव भूगोल के विकास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये प्राचीन काल प्रारंभ से 7वीं सदी तक, ये कब से? प्रारंभ से 7वीं सदी तक इसका ये हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे हैं। तो प्राचीन काल में प्रारंभ से 7वीं सदी, और फिर दूसरा है मध्य काल जो 8वीं शताब्दी से राजपूत कालों से 18वीं सदी तक, और आधुनिक काल 18वीं सदी से वर्तमान तक। तो 3 मानव भूगोल का विकास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन काल है जो प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक, फिर मध्य काल है 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, और आधुनिक काल है 18वीं से वर्तमान तक। अब देखते हैं प्राचीन काल। तो प्राचीन काल मानव सभ्यता के आरंभिक युग में प्राचीन काल में देखेंगे बच्चों कि मानव का उद्भव हुआ मानव सभ्यता प्राचीन काल यानी कि प्रारंभ से 7वीं सदी यानी मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। यानी मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। आदि मानव सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का यानी कि मानव के द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में पूजा गया। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग यानी कि आदिम मानव सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे।
थेल्स व एनेक्जिमेंडर यानी प्रथम मानचित्र निर्माता एनकीजिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता ने जलवायु का ने थेल्स और एनेक्जिमेंडर ने सॉरी एक मिनट मुझे देखने दो। तो एनेक्सिमेंडर थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने थेल्स और एनेक्सिमेंडर है, सॉरी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई। थेल्स और एनेक्सिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता ने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। यानी तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर थे, इन्होंने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया कि जलवायु का मानव पर क्या क्या प्रभाव है, इन सब का वर्णन किया, इनके द्वारा किया गया। अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता थे, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप और एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया है कि ठंडे प्रदेश यानी कि यूरोप में जो ठंडे प्रदेश हैं, तो ठंडा कहाँ होता है, ठंडा प्रदेश कहाँ है, यूरोप है, क्योंकि यूरोप ठंडा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप कैसा है, ठंडा प्रदेश है कि लोग बहादुर लेकर चिंतन में कमजोर, जबकि गर्म प्रदेशों यानी कि एशिया महाद्वीप के निवासी कैसे हैं, वीर और चिंतनशील होते हैं। तो ये उन्होंने बताया, किन्होंने बताया, अरस्तु ने बताया साहब, जो पॉलिटिक्स साइंस के जन्मदाता थे, यानी राजनीति विज्ञान के जन्मदाता थे, फादर थे, इनके पिता थे पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने बताया। अब देखते हैं बच्चों, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता थे, हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति व स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। जो हेरोडोटस हैं, उन्होंने जो इतिहास के जन्मदाता हैं, जो इतिहास के फादर हैं, पिताजी कहे जाते हैं, तो इन्होंने हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति व स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर, यानी जो घुमक्कड़ जाति हैं और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। यानी कि पहले बताया कि आदि मानव कंदमूल के लिए घुमक्कड़ था, फिर धीरे धीरे वातावरण का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो मानव हैं, आदि मानव धीरे धीरे शिकार का मिलने लगा, तो वो जातियाँ कैसी हो गई, स्थायी कृषक रूप में बस गई। तो इसके बारे में किसने बताया, हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति और स्थायी कृषक जाति के जीवन पर वातावरण यानी कि वातावरण के पर्यावरण का प्रभाव का उल्लेख किया। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडिस एंड ब्रह्मांड हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडस हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडियस यानी कि ब्रह्मांड जस पीरियडियस यानी ब्रह्मांड में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मध्यकाल। अब मध्यकाल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो मध्यकाल भी देख लेते हैं। मध्यकाल तो हमने देखा
देखिए प्राचीन काल में मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि और जलवर्षा आदि देवताओं की पूजा करते थे, इनको मानते थे। थेल्स और एनेक्सिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता थे। इन्होंने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप और एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों में यूरोप के लोग बहादुर लेकर चिंतन में कमजोर हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में एशिया के निवासी वीर और चिंतनशील होते हैं। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं ने घुमक्कड़ जाति और स्थायी कृषक जातियों की जीवन के पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। और हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जिस पीरियड्स ब्रह्मांड में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया और इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों मध्यकाल। अब है मध्यकाल। तो मध्यकाल जो 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 18वीं शताब्दी तक चलता है। तो 8वीं सदी में अरब भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि 8वीं सदी में जो अरब के भूगोलवेता थे उन्होंने जो 8वीं सदी में अरब के भूगोलवेता थे, इन्होंने बच्चों प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने जो अरब के भूगोलवेताओं ने प्रदेश विशेष को बांट कर यानी एक प्रदेश विशेष को यानी खंडों में बांट कर प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। 15वीं शताब्दी यानी कि इन अरब भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप से क्या किया, प्रस्तुत किया। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता हूँ यूरोपीय खोजकर्ता हूँ जिसने किसकी अमेरिका की खोज की, कोलंबस। यूरोपीय खोजकर्ता हूँ कोलंबस, जिसने किसकी खोज की, उत्तरी अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने खोज की। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता हूँ कोलंबस, इसने किसकी खोज की, उत्तरी अमेरिका की। वास्को डी गामा ये भारत आया, इसने भी भारत खोज नहीं की, भारत आया। भाई खोज ये तो है ही नहीं कि कहीं डूबा हुआ था। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। आदि ने नए देशों का पता लगाया। इन्होंने नए देशों का अमेरिका का पता लगाया। कोलंबस ने वास्को डी गामा में भी पता लगाया भारत का। तो ये 1498 में भारत आया। तो इसने वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया। तो इस काल में नए प्रदेशों की खोज और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा और प्रदेशों का वर्णन ये मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग हैं। और प्रदेशों का वर्णन ये मानकर किया गया कि सभी प्रदेश क्या है, पृथ्वी के ही भाग हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान कल्लूवेरियस ने पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। यानी कि 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान कल्लूवेरियस ने अपनी पुस्तक विश्व का भूगोल में अपनी संसार के देशों का प्रादेशिक क्या किया, वर्णन किया। यानी खंडों में बांट के उसने क्या किया, वर्णन किया। नेक्स्ट है वारेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों को पहली बार समावेश किया। वारेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों को पहली बार समावेश किया। भूगोल में नवीन सिद्धांतों को पहली बार समावेश किया और भूगोल को सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया और इसे भूगोल में द्विभागीकरण कहते हैं। तो वेरेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों को पहली बार समावेश किया। वह भूगोल को सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया और इसमें भूगोल में द्विभागीकरण क्या कहते हैं, इसे भूगोल में द्विभागीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों आधुनिक काल। आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब आधुनिक काल को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक काल को, कि आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो कौन कौन सी, जर्मन स्कूल
ऑफ ज्योग्राफी यानी जर्मन विचारधारा, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि फ्रांसीसी विचारधारा, और अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अमेरिकन विचारधारा, और ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी ब्रिटिश विचारधारा। तो आधुनिक काल में इन जर्मन स्कूल तो ये आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जर्मन विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा, अमेरिकन विचारधारा, अमेरिकन स्कूल विचारधारा और ब्रिटिश स्कूल ऑफ विचारधारा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बाद में इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।